मंजिल की चाहत में न जाने कहाँ भटक गए। निकले थे जोश में पर रास्ते में ही अटक गए। कई तो चलते रहे, कईयों ने तो चाहत ही छोड़ दी। मंजिल न मिलने पर कईयों ने जिंदगी ही मोड़ दी। आप सोच रहे होंगे कि ये हिस्ट्री की वीडियो में शायर बन गया, लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ आएगी। नमस्कार, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज। हो बसंत ऋतु सरसों फूले छी यो म्यार सड़का के भले छजे छी हे सालियों का द्वापा मीठा सुरूरू के हवा चले छी सुरू। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने विकास को गति देने के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग उठी और राज्य की अपनी एक राजधानी भी होती है। तो बहुत सोच विचार के बाद एक नाम आया, गैरसैंण। राजधानी के तौर पर गैरसैंण का नाम सबसे पहले 60 के दशक में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने आगे किया था। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय भी गैरसैंण को ही राज्य की प्रस्तावित राजधानी माना गया। सन 1990 में डीडी पंत और बिपिन त्रिपाठी ने गैरसैंण को उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी के रूप में शामिल किया था। इसके बाद सन 1991 में गैरसैंण में अपर शिक्षा निदेशालय एवं डाइट का उद्घाटन हुआ। उसी वर्ष भाजपा के 3 मंत्री और विधायकों ने गैरसैंण में जनसभा कर उत्तराखंड राज्य की मांग का समर्थन किया था। उत्तराखंड क्रांति दल ने तो 25 जुलाई 1992 को ही गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दिया था। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक काशी सिंह ऐरी के हाथों शिलान्यास भी करा दिया गया था। उक्रांद ने पेशेवर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर गैरसैंण राजधानी क्षेत्र का नाम चंद्रनगर रखा था। सन 1994 में गैरसैंण राजधानी को लेकर 157 दिन का क्रमिक अनशन किया गया। इसके अलावा सन 1994 में ही तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा गठित रमाशंकर कौशिक की अगुवाई वाली एक समिति ने उत्तराखंड राज्य के साथ साथ गैरसैंण राजधानी की अनुशंसा भी की थी। बाबा मोहन ने इस मांग को लेकर 13 बार भूख हड़ताल की और अपनी जान गंवा दी। आखिरकार फिर क्यों गैरसैंण आज तक राजधानी बास्केटबॉल ही बनी हुई है? तो देखो भाई, मैं हूँ गैरसैंण से और मेरी भी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो आज इस पर खुलकर बात करेंगे। अभी मैं स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, छोटी छोटी चाहतों के लिए बड़े बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। ऐसी ही एक चाहत हमारे देवभूमि के लोगों की भी थी। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, तो चुना गया समुद्र तल से लगभग 5750 फुट की ऊंचाई पर स्थित मैदानी तथा प्रकृति का सुंदरतम भूभाग गैरसैंण, गढ़वाल और कुमाऊं के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा नगर। राजधानी का मुद्दा उत्तराखंड की राज्य प्राप्ति के आंदोलन का अहम हिस्सा रहा है। पूरा आंदोलन गैरसैंण को केंद्र में रखकर भी लड़ा गया है। गैरसैंण के बहाने पर्वतीय क्षेत्र के विकास और इस विकास में आम जनता की भागीदारी का सवाल उठाया गया। गैरसैंण प्रदेश की आंदोलित जनभावना की विकास की चाहत का केंद्र बिंदु बना। यही कारण भी रहा कि 1996 में उक्रांद के चुनावी घोषणा पत्र में गैरसैंण को राजधानी का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखने का सुझाव दिया गया। शहीदों की भी यही इच्छा थी कि गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाए। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब यही चाहते थे कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए, तो देहरादून कहाँ से बीच में आया? मुझे नहीं पता कहाँ से आया। दरअसल राज्य गठन के बाद तत्कालीन सरकार का कहना था कि गैरसैंण में संसाधनों की कमी है और इसलिए राज्य के सबसे बड़े शहर को राज्य की अस्थायी राजधानी बना दिया गया।
और लोगों को कहा गया कि गैरसैंण को पहले राजधानी बनने लायक विकसित करेंगे, फिर वहाँ राजधानी बनेगी। लेकिन राज्य को 22 वर्ष होने को है और हमारे पास 2 राजधानी है, लेकिन एक भी स्थायी राजधानी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पर सच में ऐसा ही है। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, लेकिन एक भी स्थायी राजधानी नहीं है। देहरादून अस्थायी राजधानी है और वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। और 2021 में सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड का तीसरा मंडल यानी तीसरी प्रशासनिक इकाई घोषित कर दिया। इससे पहले गढ़वाल और कुमाऊं 2 मंडल थे। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंडल कहाँ से बीच में आया, तो आपको, मुझे और उत्तराखंड की संपूर्ण जनता को नहीं पता कहाँ से आया। और सबसे ज़्यादा तो कुमाऊं का दिल कहे जाने वाले अल्मोड़ा के लोग कंफ्यूज हैं कि वो अब गढ़वाली हो गए या कुमाऊनी या फिर गैरसैंण वाले। खैर, हम सरकार की तरह भटक कर गैरसैंण को नहीं भूलेंगे, अपना टॉपिक वही रहेगा। दरअसल राज्य गठन के तुरंत बाद ही 11 जनवरी 2001 को राज्य की राजधानी तय करने के लिए दीक्षित आयोग का गठन हुआ था। दरअसल राज्य गठन के तुरंत बाद ही 11 जनवरी 2001 को राज्य की राजधानी तय करने के लिए दीक्षित आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद करीब 8 बार आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया। राजधानी के मसले को तय करने के लिए 2008 में जाकर दीक्षित आयोग की रिपोर्ट सामने आ सकी। आयोग ने भी स्पष्ट किसी एक स्थान का सुझाव नहीं दिया। तत्कालीन भाजपा सरकार ने ये रिपोर्ट हंगामे के बीच सदन के पटल पर रखी थी और इसके बाद इस रिपोर्ट पर ना तो खुली बहस ही हो पाई और न ही ये ही साफ हो पाया कि आयोग की रिपोर्ट पर सरकार करने क्या जा रही है। कारण ये भी था कि दीक्षित आयोग की रिपोर्ट ने राजधानी का मसला आयोग के पाले से निकालकर फिर से सरकार के पाले में खिसका दिया था। 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के गठन के बाद गैरसैंण को राज्य की राजधानी घोषित करने की मांग राज्य भर में उठने लगी। सन 2000 में उत्तराखंड महिला मोर्चा ने गैरसैंण राजधानी की मांग को लेकर खबरदार रैली निकाली। इसके बाद 2002 में गैरसैंण की मांग को लेकर श्रीनगर में जनता का प्रदर्शन हुआ और फिर गैरसैंण राजधानी आंदोलन समिति का गठन किया गया। इन्हीं आंदोलनों के फलस्वरूप उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में दीक्षित आयोग का गठन किया, जिसका कार्य उत्तराखंड के विभिन्न नगरों का अध्ययन कर उत्तराखंड की राजधानी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थल का चुनाव करना था। दीक्षित आयोग ने भी राजधानी के लिए 5 स्थलों को देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश तथा गैरसैंण को चिन्हित किया और इन पर व्यापक शोध के पश्चात अपनी 60 पन्नों की रिपोर्ट 17 अगस्त 2008 को उत्तराखंड विधानसभा में पेश की। इस रिपोर्ट में दीक्षित आयोग ने देहरादून तथा काशीपुर को राजधानी के लिए योग्य पाया था तथा विषम भौगोलिक दशाओं, भूकंपीय आंकड़ों तथा अन्य कारकों पर विचार करते हुए कहा था कि गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए सही स्थान नहीं है। हाँ, आप ही की तरह मुझे भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र 2009 में दीक्षित आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई थी। हालांकि आयोग ने अगस्त 2008 में ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 4 चरण की इस रिपोर्ट के सिर्फ तीसरे चरण को ही सदन में रखा गया। सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसे लेकर विधायक तक कंफ्यूज थे। इसकी जानकारी चौथे चरण की रिपोर्ट में दर्ज है, जो सदन में पेश नहीं की गई, जिसमें आयोग के अध्यक्ष ने सिफारिश की है कि तीसरे चरण को ही आयोग की संस्तुति माना जाए। भ्रामक आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित इस रिपोर्ट में जिस पक्षपातपूर्ण तरीके से स्थायी राजधानी स्थल के लिए देहरादून का पक्ष लिया गया है, वो बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आई। दीक्षित आयोग की रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने पर लगता है कि ये तो ठान के ही बैठे थे कि बस देहरादून ही मस्त है, बाकी सब बेकार है। तीसरी रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा गया कि प्रथम चरण की रिपोर्ट से जो प्रमाण उभर कर आया है वो था कि राष्ट्रीय एवं राज्यों की राजधानी का हमेशा उनके प्रदेशों के भौगोलिक केंद्र पर होना संभव नहीं है। ये पृष्ठभूमि देहरादून के कमजोर पक्ष को मजबूती देने के लिए तैयार की जा रही है। पहले चरण में विभिन्न राज्यों की राजधानी का विवरण दिया गया है। राजधानी के लिए जल स्रोत, भूमि की उपलब्धता, भूमि का मूल्य, टोपोग्राफी और जलवायु, विद्युत आपूर्ति, प्राकृतिक रेंजर सिस्टम, निर्माण सामग्री की उपलब्धता, सामुदायिक विकास,
भविष्य में विस्तार की संभावनाएं और निवेश की क्षमता को मुख्य कारक बताया गया। दूसरे चरण की रिपोर्ट में राजधानी के मानकों को तय किया गया। आयोग के मानकों के अनुसार यदि टोपोग्राफी और जलवायु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सिर्फ तराई और मैदानी क्षेत्र ही राजधानी के लिए उपयुक्त हैं। पहाड़ की टोपोग्राफी और जलवायु राजधानी के योग्य नहीं है। जल स्रोतों के मामले में भी पर्वतीय क्षेत्र पीछे हैं। पहाड़ में राजधानी की जरूरत के मुताबिक भूमि भी उपलब्ध नहीं है। शहरी विकास की तो वहाँ कोई संभावना है ही नहीं। निवेश करने की संभावना भी वहाँ नहीं के बराबर है। आयोग के मानकों के अनुसार पहाड़ों में राजधानी बनाए जाने की पारिस्थितिकी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी खतरनाक है। दूसरे चरण के अंत में रिपोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि देहरादून, खासकर सौंग नदी के किनारे वाला क्षेत्र निर्विवादित रूप से राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है। दूसरे स्थल के रूप में काशीपुर को भी रिपोर्ट में हरी झंडी दिखाई गई। बाकी अन्य स्थलों को रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरे चरण की रिपोर्ट आयोग की नजरों में सबसे महत्वपूर्ण है। आयोग के अध्यक्ष बीरेंद्र दीक्षित ने तीसरे चरण की रिपोर्ट को ही आयोग की संस्तुति बताया है। तीसरे चरण की इस रिपोर्ट में स्थायी राजधानी के लिए प्रस्तावित सभी स्थलों का विवरण दिया गया है। देहरादून में नथुवाला, बालावाला को आयोग ने अधिमानी स्थल बताया है। सौंग के किनारे बसे इस स्थल को सबसे उपयुक्त पाया है। देहरादून के दूसरे स्थल पर चाय बागान को भी उपयुक्त पाया है, लेकिन उसे दूसरे स्थान पर रखा है। स्थायी राजधानी के लिए आयोग की नज़र में काशीपुर दूसरा ऐसा स्थल है जिसे उपयुक्तता की श्रेणी में रखा जा सकता है। देहरादून को राजधानी के लिए न चुने जाने की स्थिति में काशीपुर पर विचार किया जा सकता है। अन्य स्थलों गैरसैंण, ऋषिकेश, रामनगर और कालागढ़ को आयोग ने दूसरे चरण की रिपोर्ट में ही खारिज कर दिया है। देखो भाई, बहुत अजीब बात है। आयोग को लगता है कि पहाड़ी क्षेत्र में राजधानी नहीं बन सकती, जैसा कि हिमाचल की राजधानी तो पहाड़ में हो ही नहीं। आधे भारत को पानी पिलाने वाला उत्तराखंड राज्य अपनी ही राजधानी के लिए पानी की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है, भले ही रामगंगा का उद्गम ही गैरसैंण से हो और सरकार काम करना चाहे तो कर्णप्रयाग से अलकनंदा और पिंडर नदी का पानी भी पहुंचाया जा सकता है, पर नहीं, इनसे नहीं होगा भाई। इनको लगता है कि पहाड़ी क्षेत्र में संसाधन नहीं है। अरे भाई, वही तो समस्या है ना, इसी के लिए तो अलग राज्य की मांग किए थे हम लोग। अच्छा, आपको पता है इस आयोग ने तृतीय चरण की रिपोर्ट के पृष्ठ 34 में लिखा है कि ये स्थल विकासखंड गैरसैंण तथा चौखुटिया के अंतर्गत आता है, जो चमोली जिले में गैरसैंण और भिकियासैंण तहसीलों के अधीन है। बताओ, 8 साल तक इन्होंने इतनी गहन जांच की और उसके बाद इन्हें ये तक पता नहीं चल सका कि चौखुटिया और भिकियासैंण अल्मोड़ा जिले की तहसीलें हैं और गैरसैंण चमोली जिले की तहसील है। श्री दीक्षित को गैरसैंण में 2 बार किए गए उनके घेराव की भी पीड़ा है। वो कहते हैं कि गैरसैंण समर्थक खुले दिमाग से सोचें। हालांकि स्थायी राजधानी चयन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने वाले बीरेंद्र दीक्षित ने खुद इस मामले में खुले दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं समझी। यदि उन्होंने खुले दिमाग से सोचा होता तो उत्तराखंड के सबसे विकसित शहर देहरादून के साथ राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्र गैरसैंण में मौजूद सुविधाओं की तुलना नहीं करते। कौन नहीं जानता कि गैरसैंण में हवाई, रेल यातायात उपलब्ध नहीं है। वहां जलापूर्ति के लिए छोटी और बाहुल ग्रामीण योजनाएं हैं, आवासीय सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी ही सुविधाएं पहाड़ तक ले जाने के लिए एक आंदोलन लड़ा गया था और पहाड़ में राजधानी का सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। दीक्षित आयोग ने इस वाहियात तुलना में 8 साल का समय और राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई पानी की तरह बहाई है। सोचो, पहाड़ के लोगों ने उत्तर प्रदेश से राज्य अलग करने की मांग क्यों की? क्योंकि हमारे पास न तो स्कूल हैं, न हमारे पास रोजगार है, न ही हमारे पास अस्पताल हैं। हमें नौकरी के लिए भारत के अन्य बड़े शहरों पर निर्भर होना पड़ता है। अपना घर छोड़कर दूसरों के शहरों में ठोकर खानी पड़ती है। हमारे गांव में आज भी बिजली नहीं है। दीक्षित आयोग भी ये बात कह चुका है कि प्रस्तावित राजधानी में बिजली की आपूर्ति इतनी नहीं है कि उसे राजधानी बनाया जा सके। वैसे आपको पता है, अपनी इस प्रस्तावित राजधानी में सिर्फ एक कॉलेज है और सिर्फ एक हॉस्पिटल भी ऐसा जहां अल्ट्रासाउंड आप नहीं करा सकते और इमरजेंसी में आपको प्रॉपर इलाज मिलना नामुमकिन है। आपको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है, या तो आप कर्णप्रयाग, नहीं तो आप देहरादून जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस राज्य के प्रस्तावित राजधानी का ये हाल हो, जिस राज्य की मांग के लिए आंदोलन की केंद्र भूमि का इतना बुरा हाल हो, वो भला
क्यों ना मांग करे कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ हो। अरे भाई, हमने राज्य की मांग ही इसलिए की थी ताकि हम पहाड़ का भी विकास कर पाए और अपने लोगों तक कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो दे पाए। हमने ये कविता सोशल मीडिया से उठाई थी, हमें नहीं पता ये किसने लिखी है, पर इस कविता के सारे क्रेडिट उन्हीं को जिन्होंने ये लिखी है। महफूज थे जो खेत खलियान, उन सबको बंजर कर गया। पुश्तैनी मकानों की नींव को पलायन से जर्जर कर गया। पहाड़ों की रौनक और खुशियाँ गांव को सुनसान कर गया। विकास भी पहाड़ों में आने से धरातल पर सचमुच डर गया। राज्य बनाया जिस मकसद से वो सपनों में ही रीझ गया। विकास की दौड़ में पहाड़ों में पलायन बेचारा जीत गया। विकासों की दौड़ में पहाड़ों में पलायन बेचारा जीत गया। पलायन बेचारा जीत गया। पर कोई बात नहीं। चाहे हम नी ले सकूं, चाहे तुम नी ले सको, चाहे हम नी ले सकूं, चाहे तुम नी ले सको, मगर कोई न कोई तो ल्या लो उ दिन यो दुनी में हो जेता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में विदिन हम नी हूँ लो, लेकिन हम ले विदिने हूँ लो, विदिन हम नी हूँ लो, लेकिन हम ले विदिने हूँ लो, जेता एक दिन त आलो जो दिन यो दुनी में हो जेता एक दिन त आलो जो दिन यो दुनी में जेता कोई न कोई त ल्यालो उ दिन यो दुनी में हो जेता एक दिन त आलो यो दिन यो दुनी में जेता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में।